हेलो फ्रेंड्स, ईडीसी के ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। बेसिकली इससे पहले हमने पुश पुल एम्पलीफायर को देखा था और आज हम इसमें एक टर्म ऐड कर रहे हैं कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री। ऐसा इसका नाम क्यों है इसको अभी आज के लेक्चर में ही देखेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। ऐसा एक पुश पुल एम्पलीफायर जिसमें दो कम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर एक दूसरे के जो पूरक हों, एक एनपीएन दूसरा पीएनपी हों तथा फेज स्प्लिटिंग इनपुट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किए बिना ही फुल साइकिल में लोड पर आउटपुट प्राप्त होती है। मतलब एक पुश पुल एम्पलीफायर है जिसमें दो ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं, एक पीएनपी एक एनपीएन, और उसमें इनपुट में जो हमने फेज स्प्लिट करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज किया था, बेसिकली एक इनपुट सिग्नल को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए सेंटर टेप टाइप ट्रांसफार्मर यूज किया था, उसको फेज स्प्लिटिंग इनपुट ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं। उसका इसमें यूज नहीं होना है और उसके बिना ही लोड पर जो है फुल साइकिल इनपुट की फुल साइकिल के लिए आउटपुट प्राप्त होगी। तो इसमें दो कंप्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन दूसरा पीएनपी यूज होगा और फेज स्प्लिटिंग इनपुट ट्रांसफार्मर यूज नहीं होगा। उसके बिना ही फुल साइकिल इनपुट की फुल साइकिल के लिए आउटपुट पर जो है लोड पर आउटपुट प्राप्त होगी या आउटपुट पर सिग्नल प्राप्त होगा। ऐसा ट्रांजिस्टर जो है ये कंप्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर कहलाएगा, ऐसा जो सर्किट है। तो इसका डायग्राम ये हम देख सकते हैं। इसमें बेसिकली इनपुट जो है हमारा जो का तो दिया गया है और ट्रांजिस्टर दो यूज किए गए हैं, एक एनपीएन है दूसरा पीएनपी है। Q1 जो है वो एनपीएन है, Q2 जो है वो पीएनपी है। इनके सिंबल से भी देख सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। और जो Q1 है उसकी फर्स्ट के रूप में जो करंट इनपुट के दो पार्ट दिखाए गए हैं। फर्स्ट इज फॉर पॉजिटिव हाफ, सेकंड इज फॉर नेगेटिव हाफ। बेसिकली ए और बी दो पार्ट है, इसमें पूरक सममिति पुश पुल परिपथ चित्र है, चित्र 2.18। पूरक सममिति पुश पुल परिपथ मतलब कंप्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। और इस फिगर के दो पार्ट हैं, ए पार्ट में सर्किट है, बी में उसका ऑपरेशन या उसकी वेवफॉर्म दिखाई गई हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। इनपुट के दो पार्ट हैं, 1 और 2। तो इनपुट जो है Q1 इनपुट जब फर्स्ट पार्ट में है मतलब पॉजिटिव हाफ में है तो Q1 की करंट को दिखाया गया है, Q2 की करंट में वैल्यू 0 है। आउटपुट जो है पॉजिटिव हाफ में आ रहा है, RL पर अक्रॉस वो दिखाया गया है। ऐसे ही नेगेटिव हाफ के लिए भी दिखाया गया है, उसमें Q1 में करंट 0 है, Q2 में करंट आ रही है और आउटपुट में जो है उसमें वैल्यू आ रही है अक्रॉस RL। तो इनपुट की कंप्लीट साइकिल के लिए आउटपुट प्राप्त हो रहा है। बेसिकली इसमें दो पावर सप्लाई प्राप्त की गई हैं और इसमें हमने कोई भी फेज स्प्लिटिंग ट्रांसफार्मर मतलब सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर जो हमारा बेसिकली पुश पुल एम्पलीफायर में यूज़ हो रहा था वो यूज़ नहीं किया है। दो ट्रांजिस्टर यूज़ किए, एक एनपीएन एक पीएनपी। ऐसा सर्किट कंप्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल सर्किट कहलाता है। इसमें दो पावर सप्लाई यूज की गई हैं, दोनों ट्रांजिस्टरों को अलग अलग प्रॉपर वाइसिंग प्रदान करनी पड़ेगी, इसलिए दो वाइसिंग के लिए दो पावर सप्लाई प्रोवाइड की गई हैं। तो इसकी वर्किंग एक बार देख लेते हैं कि इनपुट में जब पॉजिटिव हाफ में तो Q2 क्यों काम नहीं कर रहा है और जब नेगेटिव हाफ में तो Q1 काम नहीं कर रहा है, लेकिन फाइनली आउटपुट पर दोनों वैल्यू मिल रही है। बेसिकली ए पार्ट जो सर्किट इस फिगर का ए पार्ट है उसमें भी देख सकते हैं कि एनपीएन जो है पॉजिटिव हाफ के लिए काम कर रहा है और पीएनपी जो है नेगेटिव हाफ के लिए काम कर रहा है। और फाइनली जो RL है उसके अक्रॉस जो है आउटपुट जो है कंबाइंड होके मिल जाएगी, क्योंकि RL जो है बेसिकली वो दोनों पावर सप्लाई के जो है कॉमन पॉइंट पर लगाया गया है। और कॉमन पॉइंट बेसिकली क्या है, पहली पावर सप्लाई VCC का नेगेटिव जो है वो कनेक्टेड RL के उस एंड से, उसी एंड से पावर सप्लाई VCC जो दूसरी पावर सप्लाई है उसका पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है RL का सेम एंड, और एक एंड जो है Q1 Q2 के एमीटर से कनेक्टेड है। तो बेसिकली इसमें दो पावर सप्लाई यूज की गई है। वर्किंग की बात करें तो इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए Q1 जो है वो बेसिकली इसको एनपीएन पीएनपी की वर्किंग से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे ऐसा हो रहा है। वो ECD के लेक्चर्स में आपको बताया गया था बेसिकली पिछले सेमेस्टर में, और वहाँ
से भी एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं ECD की बुक से कि NPN बेसिकली वर्किंग के लिए बेसिकली होता क्या है, ये मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। डिटेल में आप ECD की बुक से देख लीजिएगा कि इसमें रिवाइज कर लीजिएगा कि कोई भी ट्रांजिस्टर यदि हमारा एक्टिव मोड में हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं तो बाय हम उसकी बेस टू एमिटर जंक्शन को क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं, और कलेक्टर टू बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं ताकि वो एक्टिव मोड में काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो इनपुट है वो Q1 के बेस पर कनेक्टेड है और एमीटर को RL के थ्रू ग्राउंड किया गया है। तो बेस पर जब पॉजिटिव होगा तो बेस टू एमीटर जंक्शन, बेस पर ये NPN ट्रांजिस्टर है, बेस पर बेसिकली बेस क्या है, बेसिकली P है और एमीटर जो है वो N है। तो P पर ज़्यादा वैल्यू आएगी और N पर कम वैल्यू आएगी, तो बेसिकली PN जंक्शन क्या हो जाएगा, ये बेस टू एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और यदि Q2 को देखेंगे तो वो क्या है, PNP है। तो बेस जो है N है और एमीटर जो है वो P है। तो N पर जो है कम, N पर ज़्यादा वैल्यू है और P पर जो है वो कम वैल्यू है। तो इसका जो P है उस पर कम वैल्यू है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू N। तो ये रिवर्स बायस है इसका, जो बेस टू एमीटर जंक्शन है वो रिवर्स बायस है। तो PN जंक्शन रिवर्स बायस है इसका, बेस टू एमीटर जंक्शन। तो बेसिकली Q2 जो है वो ऑफ हो जाएगा पॉजिटिव हाफ के लिए। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ जो आपका इनपुट का फर्स्ट हाफ है, मतलब पॉजिटिव हाफ, उसके लिए Q1 ऑन है, Q2 ऑफ है। सिमिलरली आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव हाफ में Q1 ऑफ हो जाएगा, Q2 ऑन हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पर वर्किंग में लिखेंगे कि पॉजिटिव हाफ के लिए Q1 जो है वो कंडक्ट करेगा क्योंकि उसका बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, Q2 जो है वो उसका बेस एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस होने की वजह से कट ऑफ में चला गया है। नेगेटिव हाफ साइकिल में Q1 NPN जो है कट ऑफ में चला गया है और Q2 जो है PNP वो कंडक्ट करेगा। तो बेसिकली NPN ट्रांजिस्टर इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को और PNP ट्रांजिस्टर इनपुट के नेगेटिव हाफ साइकिल्स को एम्पलीफाई करेंगे। मतलब NPN इनपुट के पॉजिटिव अर्ध चक्रों को तथा PNP इनपुट के नेगेटिव अर्ध चक्रों को प्रवर्धित करेगा और आउटपुट जो है पूर्ण चक्र के लिए प्राप्त होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि RL पर जो आउटपुट आएगा बेसिकली वो प्लस और माइनस को VCC को ऊपर वाले को देखेंगे तो माइनस जो है ग्राउंड से कनेक्टेड है और Q1 का जो आउटपुट है कलेक्टर से आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट जो फाइनली आ रहा है RL के अक्रॉस आ रहा है। RL जो है ये इसमें दोनों के कॉमन पॉइंट पे लगा हुआ है, तो RL पर जो आउटपुट है वो दोनों साइकिल्स के लिए आएगा और कंबाइंड होकर आउटपुट जो अक्रॉस RL B पार्ट में दिखाया गया है। तो आउटपुट पूर्ण चक्र के लिए प्राप्त होगा और इसमें हमने फेज स्प्लिटिंग ट्रांसफार्मर का यूज़ भी नहीं किया है। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं, वाई इट इज़ कॉल्ड कंप्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर? उसका सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि Q1 में Q2 के एक्शन एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। एक साइकिल का काम कर रहा है, दूसरा दूसरे साइकिल के लिए। जिस साइकिल में Q1 काम कर रहा है उसमें Q2 काम नहीं कर रहा है और जिसमें Q1 काम नहीं कर रहा है उसमें Q2 काम कर रहा है, एक दूसरे की पूरक हैं। तो Q1 Q2 के एक्शन एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं तथा सर्किट जो है सिमेट्रिकल है, इसलिए इसको कंप्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर कहते हैं। अभी हमने दिखा था कि इसमें दो पावर सप्लाई यूज हुई हैं। यदि सिंगल पावर सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है तो इस तरह का सर्किट बनाया जा सकता है। केवल एक पावर सप्लाई प्रयुक्त कंप्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर जो है इस फिगर में दिखाया गया है। बेसिकली इसमें VCC जो है एक ही बार यूज की गई है और ट्रांजिस्टर इसमें NPN PNP यूज किया गया है। आउटपुट जो है हमारा RL के अक्रॉस लिया गया है। अब बात करते हैं व्हाट आर द मेरिट्स एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ कंप्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। फेज स्प्लिटिंग ट्रांसफार्मर प्रयोग नहीं करने से इसका लाभ जो है ऑब्वियसली लाभ होना ही होना है कि इसकी कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि जो हमारा एक कंपोनेंट वो कम यूज हो रहा है। दूसरा, फेज स्प्लिटिंग ट्रांसफार्मर जो है उसका प्रयोग ना होने की वजह से इसको IC पर बनाना आसान होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर या इंडक्टर को IC पर बनाना मुश्किल होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में जो है इसको आसानी से बनाया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका अच्छा होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर यूज नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो इम्प्रूव होगा।
फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अब लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, तो लिमिटेशन इसका ये है कि इसमें 2 पावर सप्लाई यूज करनी पड़ रही है और इसमें क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन भी होता है। लेकिन इस समस्या को कहीं ना कहीं हम रिड्यूस कर सकते हैं। बोथ कैन बी रिड्यूस। 2 डीसी पावर सप्लाई को हमने सिंगल पावर सप्लाई वाला सर्किट में कन्वर्ट किया है और क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए भी हमने जो है इससे पहले चैप्टर में बताया था कि क्यू पॉइंट को थोड़ा सा क्लास बी ऑपरेशन से ऊपर रखेंगे तो हमारा क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन कम हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी इसमें हैं जो हो सकता है आपके सिलेबस में मेंशन ना हो सकता है एग्जाम में ना पूछें, लेकिन कभी कभी पूछ सकते हैं। तो उसके बारे में एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। व्हाट इज़ बूट स्ट्रैपिंग। फर्स्ट पॉइंट है बूट स्ट्रैपिंग। बेसिकली 2 डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि बूट स्ट्रैपिंग बेसिकली क्या हो रहा है, कि वो होता क्या है। उसको जानने से पहले डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। एक पहला डायग्राम है जिसमें एमीटर में RE है, दूसरे डायग्राम में एमीटर को डायरेक्टली ग्राउंड कर दिया गया है। ये कॉमन एमीटर की कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया गया है बेसिकली। तो हम ए डायग्राम की बात कर रहे हैं 2.20 का ए पार्ट। ये बेसिकली राहुल वाधवा जी की बुक से लिया गया है, EDC एशियन पब्लिकेशन। 2.20 के ए पार्ट में बूट स्ट्रैपिंग की बात कर रहे हैं। तो इसमें VE की वैल्यू, एमीटर वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे। तो बेसिकली ये है क्या, एमीटर वोल्टेज VBB में से VBE को घटाया गया है एमीटर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। ये पॉइंट पोटेंशियल कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है कि VBB में से यदि VBE को हटा लेंगे तो VE मिल जाएगा। इसको देख सकते हैं कि VBB में से यदि VBE को घटाएंगे तो VE मिल जाएगा। तो बेसिकली ये है क्या, VBE इक्वल्स टू VB माइनस VE और VB की वैल्यू क्या है, VBB है। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो VE इक्वल्स टू क्या है, VBB माइनस VE। VE क्या है, एमीटर वोल्टेज है, और VBE क्या है, 0.7 वोल्ट है, कांस्टेंट है। तो VB का यदि वैल्यू बदलेंगे तो VE की वैल्यू बदल जाएगी। VBB का मान बदलने पर VE का मान भी परिवर्तित होगा। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं कि यदि VBB की वैल्यू 2 से 10 वोल्ट कर दी जाए तो VE का मान भी बदल जाएगा। बेसिकली 2 में से 0.7 घटाएंगे तो 1.3 और 10 में से 0.7 घटाएंगे तो 9.3 वोल्ट, इतना इसमें चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मीटर का वोल्टेज बेस वोल्टेज के अनुसार चेंज हो रही है। ठीक है, एमीटर वोल्टेज बेस वोल्टेज के अनुसार चेंज हो रही है। तो इस प्रकार का ऑपरेशन बूट स्ट्रैपिंग कहलाता है, जहाँ पर क्या हो रहा है, एक वोल्टेज का मान दूसरी वोल्टेज का अनुसरण करता है। उसका मतलब एक वोल्टेज में चेंज हो रहा है तो दूसरे वोल्टेज में चेंज होने लगता है। मतलब एक वोल्टेज दूसरे वोल्टेज के चेंजेस को फॉलो करता है। तो ये क्या कहलाता है, बूट स्ट्रैपिंग ऑपरेशन कहलाता है। बूट स्ट्रैपिंग ऑपरेशन जो है पार्ट ए में दिखाई गई है। इसमें ये बूट स्ट्रैपिंग है, इसमें एमीटर वोल्टेज बेस वोल्टेज को फॉलो कर रहा है। दूसरे सर्किट में जहाँ पर एमीटर को ग्राउंड कर दिया गया है वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एमीटर की वैल्यू फिक्स है, वो बेस वोल्टेज को फॉलो नहीं करेगा। इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि फिगर 2.00B में एमीटर को शून्य वोल्टेज पर फिक्स किया गया है, अतः बेस वोल्टेज के चेंज करने पर एमीटर वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः फिगर 2.20B में एमीटर इनपुट वोल्टेज से बूट स्ट्रैपित नहीं है। सेकंड जो पॉइंट है, कुछ जो ब्रीफ में पॉइंट बता रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर लेस ऑडियो पावर एम्पलीफायर्स। ये क्या होता है, बेसिकली हम आउटपुट ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। इसमें हम आउटपुट ट्रांसफार्मर को यूज़ नहीं करेंगे। तो बेसिकली इसका कारण क्या है कि ट्रांसफार्मर या इंडक्टर बहुत बल्कि होते हैं, तो आईसी में इंडक्टर और ट्रांसफार्मर को निर्मित करना कठिन होता है, प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। तो इसके लिए हम आउटपुट ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करेंगे एमीटर फॉलोअर सर्किट से इन पुश पुल एम्पलीफायर। तो पुश पुल प्रवर्धकों में जो है, जो ट्रांसफार्मर का कार्य होता है, लोड प्रतिबाधा को ट्रांसफार्मर की आउटपुट प्रतिबाधा से मैच करने का होता है। तो हमें जो ट्रांजिस्टर की आउटपुट प्रतिबाधा से मैच करना है लोड प्रतिबाधा को, उसका कार्य अब किससे कराएंगे, एमीटर फॉलोअर सर्किट से। एमीटर फॉलोअर क्या, बेसिकली कॉमन कलेक्टर सर्किट है। तो इसको जो है ट्रांसफार्मर लेस पुश पुल एम्पलीफायर कहते हैं। पुश पुल एम्पलीफायर में ऐसा यूज करते हैं। बेसिकली जो हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर था उसका काम था ट्रांसफार्मर की आउटपुट प्रतिबाधा को लोड प्रतिबाधा से मैच करने का। तो उसका काम हम किससे कराएंगे, एमीटर फॉलोअर सर्किट मतलब कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर से। तो
इसका कारण क्या है, क्योंकि ट्रांजिस्टर या इंडक्टर बहुत बल्कि होते हैं, उनको आईसी में जो है निर्मित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है, काफ़ी कठिन होता है। तो इसके लिए जो है हम जो ट्रांसफार्मर है, आउटपुट ट्रांसफार्मर, उसको रिप्लेस कर रहे हैं कॉमन कलेक्टर या फिर मीटर फॉलो सर्किट से। बेसिकली इसमें डायग्राम जो है दिखाया गया है, डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर प्रयोग करके ट्रांसफार्मर रहित मतलब ट्रांसफार्मर लेस पूरक सममिति मतलब जो आपका कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल पावर प्रवर्धक है, उस पावर प्रवर्धक एम्पलीफायर को दिखाया गया है। डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें जो है ट्रांसफार्मर रहित कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल सर्किट का एक प्रैक्टिकल वर्जन दिखाया गया है। इसमें ट्रांजिस्टरों के स्थान पर डार्लिंगटन पेयर का प्रयोग किया गया है और आउटपुट जो है एमीटर फॉलोअर से प्राप्त की गई है। बेसिकली इसमें ट्रांजिस्टर की जगह हमने डार्लिंगटन पेयर यूज कर लिया है और फाइनली जो आउटपुट है वो एमीटर फॉलोअर से प्राप्त की गई है। तो अब इसमें हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज डार्लिंगटन पेयर एंड व्हाट इज एमीटर फॉलोअर। तो सर्किट को इसको देख सकते हैं, ये सर्किट भी राहुल वाधवा जी की बुक से लिया गया है। तो बेसिकली हमें समझना ये है कि कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल सर्किट में ट्रांजिस्टर के स्थान पर डार्लिंगटन पेयर का प्रयोग किया गया है और आउटपुट जो है मीटर फॉलोअर से प्राप्त की गई है। तो व्हाट इज डार्लिंगटन पेयर एंड व्हाट इज अ मीटर फॉलोअर। बेसिकली मीटर फॉलोअर तो हम पहले से जानते हैं, कॉमन कलेक्टर सर्किट है, फिर भी इसके बारे में एक बार ब्रीफ में देख लेंगे। तो उससे पहले डार्लिंगटन पेयर क्या होता है। डार्लिंगटन पेयर एक्चुअली दो ट्रांजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट किया गया है यदि उसमें करंट गेन जो है एक दूसरे के एक ट्रांजिस्टर का करंट गेन बीटा 1 है, दूसरे ट्रांजिस्टर का करंट गेन बीटा 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल करंट गेन निकल जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यदि दो ट्रांजिस्टरों को इस तरह से जोड़ा जाए, इस प्रकार जोड़ा जाए कि ओवरऑल करंट गेन दोनों ट्रांजिस्टरों के करंट इंडिविजुअल करंट गेन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो, तो ओवरऑल करंट गेन इक्वल्स टू करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर 1 T1 एंड मल्टीप्लाइड विद करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर T2। तो T1 और T2 के करंट गेन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल ओवरऑल करंट गेन हो तो उसको डार्लिंगटन पेयर कहते हैं। बीटा नॉट इक्वल्स टू बीटा 1 इंटू बीटा 2। बीटा 1 क्या है, ट्रांजिस्टर T1 का करंट गेन है, बीटा 2 ट्रांजिस्टर T2 का करंट गेन है और बीटा नॉट क्या है, ओवरऑल करंट गेन है। डार्लिंगटन पेयर का एक एग्जांपल इसमें जो सर्किट है वो इसमें दिखाया गया है और उसका इक्विवेलेंट ट्रांजिस्टर भी पार्ट बी में दिखाया गया है। इसमें बेसिकली जो पहला ट्रांजिस्टर Q1 है उसके एमीटर को दूसरे ट्रांजिस्टर Q2 के बेस से कनेक्ट किया गया है और Q2 के कलेक्टर को कॉमन किया गया है। कलेक्टर कॉमन है और पहले ट्रांजिस्टर Q1 का एमीटर टर्मिनल दूसरे ट्रांजिस्टर Q2 के बेस टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है और इसका इक्विवेलेंट जो है वो फिगर बी में दिखाया गया है। इसका बीटा नॉट करंट गेन है जो कि बीटा 1 बीटा 2 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। इससे धारा लाभ बहुत अधिक हो जाता है और इससे अधिक धारा लाभ प्राप्त किया जाता है। एमीटर फॉलोअर की बात करें तो कौन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसका करंट गेन लगभग 1 के बराबर होता है। आउटपुट प्रतिबाधा बहुत कम होती है और लोड प्रतिबाधा से मैच करने का जो है इसका काम आसान हो जाता है। बेसिकली हम ये पहले से जानते हैं कि जो कॉमन कलेक्टर है उसको ही एमीटर फॉलोअर कहते हैं। इसका करंट गेन लगभग 1 होता है। इनपुट बेस और कलेक्टर के बीच में ले जाता है और आउटपुट जो है कलेक्टर मीटर के बीच में प्राप्त किया जाता है। बेसिकली इसमें कलेक्टर जो है वो इनपुट आउटपुट के बीच में कॉमन टर्मिनल होता है। कलेक्टर जो है कॉमन टर्मिनल है, इनपुट बी पर है और मीटर जो है ई पर है। तो बी और सी मतलब बेस और कलेक्टर के बीच में इनपुट है और ई और सी के बीच में आउटपुट लिया गया है। तो बेसिकली सी जो है वो कॉमन टर्मिनल है, इसलिए इसको मीटर फॉलोअर कहते हैं। अब एक इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, लास्ट टॉपिक, कि बेसिकली कुछ सम पॉपुलर ऑडियो पावर एम्पलीफायर आईसीज के बारे में देखेंगे। तो बहुत ब्रीफ में बताएंगे इसको कि जो है कुछ जो है प्रचलित ऑडियो पावर प्रवर्धक आईसीज का वर्णन इसमें करेंगे ब्रीफ में। तो बेसिकली ऑडियो पावर एम्पलीफायर आईसी का जो एक सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम है उसमें पहले देख लेते हैं। इनपुट स्टेज है, गेन स्टेज है, फाइनली इमीटर फॉलोअर जो है वो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज किया गया है
और वो एक्सटर्नल पावर रजिस्टर पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसमें ऑडियो सिग्नल के प्रवर्धन हेतु जो है ऑडियो एम्पलीफायर यूज किया जाता है, और पावर एम्पलीफायर का जो क्लासिफिकेशन है वो पावर लेवल आउटपुट पर डिपेंड करता है। बेसिकली ऑडियो सिग्नल के प्रवर्धन हेतु जो है वो ऑडियो एम्पलीफायर का यूज किया जाता है, और जो पावर एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन है वो पावर लेवल आउटपुट के आधार पर किया जाता है। 3 तरह से किया जा सकता है, एक लो पावर एम्पलीफायर, एक मीडियम पावर एम्पलीफायर, एक हाई पावर एम्पलीफायर। 0 से 50 मिली वोल्ट तक यदि आउटपुट है तो लो पावर एम्पलीफायर कहेंगे, 50 से 500 मिली वोट के बीच में है तो मीडियम पावर, और 500 मिली वोट से ज़्यादा हाई पावर। तो लो पावर 0 से 50 मिली वोट, मीडियम पावर 50 से 500 मिली वोट, और हाई पावर 500 मिली वोट से ज़्यादा। ये आउटपुट की वैल्यूज़ हैं। तो हम सबसे पहले ऑडियो पावर आईसीज में 2 आईसी के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 LM380 और दूसरा जो है LM391। इनको ब्रीफ में देखेंगे। तो LM380 बेसिकली नेशनल सेमीकंडक्टर द्वारा निर्मित एक ऑडियो पावर एम्पलीफायर आईसी है। इसमें 8 ओम लोड को न्यूनतम 2.5 वोल्ट RMS वैल्यू है ये पावर प्रदान करने हेतु डिजाइन किया जाता है। तो मिनिमम जो है 2.5 वोल्ट पावर प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? एक तो इसका गेन जो है फिक्स होता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इसमें जो है होती है, और इसका जो उच्च पीक करंट क्षमता होती है 1.3 एम्पियर मैक्सिमम उच्च प्रतिबाधा होती है, और 100 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ होती है इसमें। अब इसका जो पिन डायग्राम है और उसको ऑडियो एम्पलीफायर के रूप में कैसे यूज करेंगे इसको देख लेते हैं। बेसिकली इसका पिन डायग्राम इसमें दिया गया है फिगर में, LM380 का पिन डायग्राम। इसमें 14 पिन हैं, और इनपुट स्टेज को जो है हमने बेसिकली इसमें पावर सप्लाई प्लस VCC से डिकपल करने हेतु एक बाईपास कैपेसिटर जो है वो बाईपास टर्मिनल पिन नंबर 1 और ग्राउंड पिन नंबर 7 के मध्य कनेक्ट किया जाता है। इसमें बाईपास जो टर्मिनल है वो पिन नंबर 1 को कहा गया है, और जो पिन नंबर 7 है वो ग्राउंड टर्मिनल है। 1 नंबर पिन और 7 नंबर पिन के बीच में एक बाईपास कैपेसिटर कनेक्ट करने से जो है हमारा इनपुट स्टेज वो पावर सप्लाई से डिकपल हो जाएगा। मतलब पावर सप्लाई और इनपुट स्टेज की कपलिंग नहीं होगी, तो इनपुट को पावर सप्लाई से कपल होने से बचाने के लिए हम पिन नंबर 1 और पिन नंबर 7 के बीच में एक बाईपास कैपेसिटर यूज करते हैं। और इसमें पिन दिखाई दे रहा है कि पिन नंबर 3, 4, 5 और पिन नंबर 10, 11, 12 जो है वो ग्राउंड हीट सिंक पिन है, और पिन नंबर 9 और पिन नंबर 10, पिन नंबर 9 और पिन नंबर 13 जो है NC लिखी गई, मतलब नॉट कनेक्टेड है। अब पिन नंबर 8 पर आउटपुट आएगा। पिन नंबर 14 VCC है प्लस VCC। पिन नंबर 2 जो है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के लिए है। पिन नंबर 6 इन्वर्टिंग इनपुट के लिए है। तो ये बेसिक जो है डिटेल हो गई इसकी LM380 के पिन डायग्राम की। और अब बात करते हैं IC LM380, मतलब IC इंटीग्रेटेड सर्किट 380 LM380 का ऑडियो प्रवर्धक के रूप में प्रयोग, मतलब ऑडियो एम्पलीफायर के रूप में इसको यूज कैसे करते हैं, यूज एज ऑडियो एम्पलीफायर। तो बेसिकली हमने अभी बताया था कि पिन नंबर 14 VCC है, इसमें दिखाया भी गया प्लस 15 वोल्ट से कनेक्टेड किया गया है, और इसको 0.1 माइक्रोफैरड के साथ कनेक्ट करके ग्राउंड किया गया है। अब बेसिकली जो कैपेसिटर है 0.1 माइक्रोफैरड का यूज किया गया। पिन नंबर 2 पर जो है हमने इनपुट लिया है वो हमारे पास दिखाई दे रहा है कि नॉन इन्वर्टेड टाइप का इनपुट पिन है ये, तो इस पर हमने पॉजिटिव लिखा हुआ है 2 पर, और 6 पर लिखा नेगेटिव। 6 मतलब इन्वर्टिंग इनपुट, यदि 6 पर लेते हैं तो इन्वर्टिंग टाइप का है इनपुट है, और 2 पर ले तो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट लिया गया है। तो नॉन इन्वर्टिंग पिन पर इनपुट लिया गया है ये VS। पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4, 5 ग्राउंड लिए जाते हैं। 10, 11, 12 हीट सिंक ग्राउंड है ये। 9 और 13 नॉट कनेक्टेड होते हैं। 8 पर आउटपुट लिया जाता है। तो बेसिकली
तीनों सार्थकों में ग्राउंड दिखाया गया है और उसके आगे जो है एक 8 ओम के लाउड स्पीकर से आउटपुट लिया गया है। अब पिन डायग्राम एंड यूजर ऑडियो पर एम्पलीफायर में हमने अभी बताया कि फिगर 2.24A और फिगर 2.24B क्रम से बनाई गई हैं। इसके लिए एक पिन डायग्राम के लिए है और एक जो है ये आईसी को ऑडियो एम्पलीफायर के रूप में कैसे यूज करेंगे उसके लिए है। ये दोनों राहुल वादा जी की बुक से ली गई हैं। तो पिन नंबर 1 और 7 के मध्य बाईपास कैपेसिटर हमने बताया कनेक्ट करके इनपुट स्टेज को प्लस VCC से डिकपल करते हैं और इसमें सप्लाई वोल्टेज है 10 से 22 वोल्ट के बीच में यूज की जा सकती है। और पिन और फिगर 2.24B में हम बता सकते हैं इसमें कि इसका जो है ऑडियो एम्पलीफायर के रूप में कैसे यूज करना है उसके कनेक्शन दिखाए गए हैं। इसमें जो एम्पलीफायर है उसको नॉन इन्वर्टिंग मोड में कनेक्ट किया गया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया गया है। अब दूसरी एक आईसी है LM391। ये भी एक ऑडियो एम्पलीफायर है। ये ज़्यादा पावर के लिए यूज की जाती है। नॉर्मल जो है 10 वाट तक यूज करते हैं, उससे ज़्यादा मोर देन नॉर्मल इसकी आउटपुट पावर होती है, अधिक आउटपुट पावर है। क्योंकि बेसिकली ऑडियो एम्पलीफायर से जो उपलब्ध आउटपुट पावर है वो आईसी की विसर्जन क्षमता डिसिपेशन पावर पर डिपेंड करती है। नॉर्मली पावर जो है 10 वाट होती है, इससे अधिक आउटपुट पावर चाहिए तो उसके लिए एक्सटर्नल पावर ट्रांजिस्टर कनेक्ट किए जाते हैं। तो इसमें एक्सटर्नल पावर ट्रांजिस्टर जो है वो उसको ड्राइव कर सकती है ये आईसी LM391। तो उसका एक एग्जांपल LM391 है। इससे अधिक जो 10 वोल्ट नॉर्मल पावर है उससे अधिक पावर आउटपुट के लिए एक्सटर्नल पावर ट्रांजिस्टर कनेक्ट किए जाते हैं। LM391 उसका एक एग्जांपल है जो कि एक्सटर्नल पावर ट्रांजिस्टर को ड्राइव कर सकता है। इसमें बेसिकली 3 स्टेज होती है, इनपुट, गेन और आउटपुट। इनपुट स्टेज उसमें जो है PNP डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज किया जाता है और जो गेन स्टेज है उसमें कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एम्पलीफायर का यूज किया जाता है और आउटपुट स्टेज में एमिटर फॉलोवर होता है। थैंक यू।